नाज़रीन आदाब, अगली बार से एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। मेरे पास आज भी 4 खबरें हैं हेडलाइंस के प्लेटफॉर्म से। तो मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि जी जो 9 मई के मुकदमात हैं, इसके अंदर बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सज़ाएँ दी गई हैं। कुछ को 5 साल की, कुछ को 10 साल की। लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो बच गए हैं। वो क्यों बच गए हैं, बाकी लोगों को क्यों गिरफ्तारी और बाकी लोगों को क्यों सज़ाएँ सुनाई गई हैं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ जो भारतीय एयर चीफ का दावा है, इसके हवाले से कुछ एक दो बातें जो कि नई सामने आई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मगर जो सबसे बड़ी खबर है वो मेरे हिसाब से पाकिस्तान के अंदर, वो बाजौड़ के अंदर शुरू होने वाला ऑपरेशन है, जो कि मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है। और फाइनली ईरान एक मरतबा फिर अमेरिका के तरले लेने के लिए पहुंच गए, तो उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बाजौड़ में मामून के जो 27 इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन के पेश नज़र 3 रोज़ के लिए कर्फ्यू नाफिज किया गया है। तो उसके बारे में बताते चलें। देखिए, 2-3 चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले तो ये है कि बाजौड़ के अंदर पिछले बहुत दिनों से एक जरगा जो है वो मुतादिद मरतबा गवर्नमेंट के पास, यानी कि फ़ौज के पास भी गया और वो तालिबान के पास भी गया। ना अगर तालिबान जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, तो इसका मतलब है कि फ़ौज को भी इसका इल्म होगा, अगर जिरगे को इसका इल्म है। और तालिबान वहाँ पर मौजूद थे, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनकी ऑफिशियली मुलाकात हुई है। जो ऑफिशियल मुलाकात है उसके मंदरजात भी अगर देखें आप, जो उनके दरमियान बातचीत हुई, उसके आप तमाम जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर गौर करें, तो सबसे पहली बात तो ये है कि उनसे कहा यह जा रहा था कि आपने अवाम में नहीं छुपना, आपने लोगों के दरमियान आकर नहीं रहना, आपने आउट इन दी ओपन आर्मी के साथ जंग लड़नी है। और इसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि जी जब भी जो ड्रोन हमले होते हैं, या कोई और तरीका अपनाया जाता है उनको टारगेट करने का, तो उसमें बहुत मर्तबा कोलैटरल डैमेज भी होता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, जिसमें बहुत मर्तबा छोटे बच्चे भी होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, कुछ लोगों के लिम्स जो हैं वो उनके उनसे खो बैठते हैं उनको। तो लिहाजा यही उनको ये समझाया गया था कि या तो आप वापस अफ़गानिस्तान चले जाएँ, या फिर खुलकर आर्मी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाएँ। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आप यहाँ पर रह नहीं सकते। तालिबान का ये कहना था कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएँगे। दहशतगर्दों के साथ ये जो जिरगा हुआ, इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और जिरगे ने ये बात बताई कि पाकिस्तान आर्मी की जो पैगामात थे वो उन्होंने वहाँ तक पहुँचाए हैं, उनके पैगामात भी हमने वहाँ तक पहुँचा दिए हैं। अब ये दोनों आपस में लड़ेंगे, और जो लड़ेंगे तो हमारी ये ख्वाहिश है कि ये दोनों साइडों से कोई भी सिविलियन कैजुअल्टीज़ ना हो। इसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। हमाद हसन ने वीडियोज़ अपलोड की, बाजौड़ से बहुत से सहाफ़ियों ने जो है वो अपलोड की। कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। महविश कमास खान और इस कमाश के दीगर जो सहाफ़ी नुमा सियासी वर्कर्स हैं, उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी बताई जो कि लिखी या अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने 2021 की कोई वीडियो या तस्वीर जो है वो दिखाई, जिसमें एक अफ़गानिस्तान का शहरी अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के टेक ओवर के टाइम पर अपनी किसी गाड़ी में बैठकर अपने सामान लेकर जा रहा था, तो उसको वो दिखा रही थी कि लोगों को डिस्प्लेसमेंट शुरू हो गई है। ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही होगी, यकीनन वायलेंस है, लेकिन ऐसी जो इत्तलात हैं वो ग्राउंड से जो मौजूद हैं उसके ऊपर सिर्फ आप फोकस करें। इन लोगों की जो टोटल एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है, इसके अलावा कोई उसका हकाइक नहीं, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको आप टोटली इग्नोर करें। लेकिन इसके अंदर जो असल चीज़ है वो ये है कि 27 इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन के पेश नज़र 3 रोज़ के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक बाजौड़ में आज सुबह 11 से रात 11 बजे तक तहसील मामूद में कर्फ्यू नाफिज रहेगा। ज़िला इंतज़ामिया ने बताया कि टारगेटेड ऑपरेशन के पेश नज़र तहसील मामूद के अंदर यह कर्फ्यू नाफिज किया गया है। मुशीर इत्तलात जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में कर्फ्यू की अफवाहें सरासर झूठ हैं। सूबे में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है, कर्फ्यू की कोई सूरत हाल नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू सिर्फ बाजौड़ और मीरानशाह के मखसूस इलाकों में है। कर्फ्यू की खबरें सियासी प्रोपेगेंडा है, अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अफवाह साज माफिया सूबे का अमन और तरक्की के सफ़र को ख्वाब ख़राब करना चाहता है। बट एट द सेम टाइम ये मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ तालिबान जो हैं वो बुरी तरह से हिट हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मारे गए हैं। इसके साथ साथ जो अफ़गानिस्तान से बलूचिस्तान के अंदर इनकर्जन हो रही थी, उसके अंदर करीब 47 के करीब जो तालिबान हैं वो मरे हैं। और ना सिर्फ मरे हैं बल्कि उसको एडमिट किया गया है, क्योंकि तालिबान ने ऑफिशियली जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उन्होंने अपने मरने वालों की शक्लों की तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर किया और उनको मौन किया है। साथ साथ बाजौड़ के अंदर जो लोग भाग रहे थे वो
अब कहा यह जा रहा है कि वो जो जगह थी जहाँ पर उनको उनका और फ़ौज का आमना-सामना हुआ, वहाँ पर से बड़ी तादाद में मार खाने के बाद जो लोग हैं वो भागे हैं वहाँ से, और वो अब दूसरी ऐसी जगहों की तरफ भाग रहे हैं जहाँ पर उनको अवाम में पनाह लेने के लिए वो काबिल हो सकें। ये बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन है, ये कोई हमास वाला सूरत-ए-हाल नहीं है। ये कोई जिसको जो अक्सर आपको जो सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं पश्तून्स के, वो भी आपको इस किस्म की बातें करते दिखाई देंगे, और जो तालिबान सिम्पैथाइज़र्स हैं, वो भी इस तरह की बातें करते दिखाएँगे कि जी ये तो हमें हमास की तरह, जिस तरह इसराइल यानी पाकिस्तान को वो इसराइल से मिला रहे होते हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान का इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनके साथ वो मिलकर एक नया मुल्क बनाना चाहते हैं अफ़गानिस्तान के नाम पर इंडिया की मदद से। वो मुल्क जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उससे कहीं ज़्यादा वेल्थ है, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हालात ज़िंदगी हैं। एजुकेशन के मैट्रिक्स हों, हेल्थ केयर के मैट्रिक्स हों, जो कुछ भी पैसा हो, बिज़नेस हो, वो सब कुछ अफ़गानिस्तान से बेहतर है। तो ये एक थर्ड क्लास सा मुल्क है। इसके बारे में मुझे नहीं समझ आता कि यहाँ से उनको क्या शौक है अपना नया मुल्क बनाने का, लेकिन ये एक बहुत टाइनी माइनॉरिटी है जो कि ज़्यादातर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मबनी है। जिनमें से मुतअद्दिद जो हैं वो ज़्यादातर या तो इंडिया से चले जा रहे हैं या फिर डायस्पोरा अफ़गान्स हैं, जो कि प्रॉबली उनको क्या पॉपुलेशन में भी शामिल करना चाहिए या नहीं। तो इसलिए इस वक्त जो ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका है, और बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड से। मज़ीद जो भी इतलात होंगी वो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। साथ साथ दूसरी खबर की तरफ चलते हैं कि जो 9 मई के मुकदमात हैं, इसमें शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। बाकी यास्मीन राशिद, महमूद उर रशीद, एजाज चौधरी, इनको 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। सनम जावेद को और आलिया हमज़ा को 5-5 साल की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जिनको थाना शादमान और राहत बेकरी जलाओ घेराव के 2 मुकदमात का महफूज फैसला सुनाकर जो एटीसी है, दहशतगर्दी की अदालत, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत लाहौर की, इसने उनको सज़ाएँ सुनाई हैं। शाह महमूद कुरैशी को इस वजह से उन्होंने जो है वो छोड़ दिया है या एक्विट कर दिया है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी इस लाहौर में थे ही नहीं, वो इस्लामाबाद में नहीं थे, बल्कि वो कराची में थे जिस वक्त ये तमाम वाक़या पेश आया। साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पहले सज़ाएँ हुई हैं, जो कि मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनको सज़ाएँ हुई हैं, जिसमें अहमद चट्ठा की हमने बात की, इसके अलावा जो बछड़ साहब हैं उनकी भी बात की। तो वो भी मौके पर, कम से कम अहमद चट्ठा के बारे में कन्फर्म है कि वो मौके पर मौजूद नहीं थे, मगर उनको सज़ाएँ हुई। सो पीटीआई के अंदर कुछ लोगों का ये कहना है कि शाह महमूद कुरैशी को शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुतबादिल क़यादत के तौर पर जो है वो प्रॉप अप किया जा रहा है, लेकिन क्या कोई सुनेगा, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कोई ऐसा है जो शाह महमूद कुरैशी को अपना लीडर माने, ये मुझे मुश्किल दिखाई देता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। प्रवीण सोहनी, जो भारतीय एयर चीफ के पाकिस्तानी तैयारे गिराने का दावा है उसको मशकूक करार दिया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं उनकी बात जिसको रिप्रोड्यूस करना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के साथ जो जंग हुई उसके अंदर 3 महीने के बाद ये झूठ बोलने की वजह से जो इंडियन एयर चीफ हैं, उनकी ना सिर्फ अपनी आर्मी के अंदर और उनकी जो एयरफोर्स है उसके अंदर उन्होंने कहा कि वो अपनी रिस्पेक्ट लूज़ कर रहे हैं, बल्कि एट द सेम, क्योंकि पूरी फोर्स को पता होता है, बहुत से लोग ऑलरेडी कह चुके हैं कि इंडिया ने किस किस्म के लॉसेस को एंड्योर किया ड्यूरिंग दिस वॉर। तो सबको पता है फोर्स के अंदर कि वो झूठ बोल रहे हैं, और इसकी वजह से वो अपनी रिस्पेक्ट लूज़ करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये की कि इंटरनेशनली इंडियन जो आर्मी है और जो एयरफोर्स है, इसकी प्रेस्टीज बहुत कम हुई है और कम मज़ीद होगी, क्योंकि वो झूठ भी बोल रही है, ना सिर्फ शिकस्त हुई है उसको, बल्कि वो झूठ भी बोलती चली जा रही है। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त जो बिहार का इलेक्शन है, इसके इलेक्शन फ्रॉड को एक्सपोज कर रहे हैं, वो सब कुछ उसको उससे डिफ्लेक्ट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के चीफ जो हैं वो सामने आए हैं ये बातें करने के लिए, मगर इसका ज़्यादा नुकसान ये है कि इससे एक्सपोज हो रहा है कि ना सिर्फ एयरफोर्स पॉलिटिकल मेडलिंग कर रही है, पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने मकासद के लिए एयरफोर्स के चीफ को इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि एयरफोर्स के अंदर जो पॉलिटिकल मेडलिंग है ये भी एक्सपोज हो रही है। सो दीज आर समथिंग थिंग्स जिसकी वजह से इंडियन आर्मी का जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है वो नज़र आता है कि वो किस हद तक बीजेपी के दौर में नीचे की तरफ गया है। फाइनली ईरान फिर अमेरिका के तरले लेने के लिए तैयार हो चुका है, जिसमें ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी अमूर जिनका नाम है मजीद तख्त रवांची, इन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर आयद पाबंदियां ख़त्म कर दे तो ईरान एटमी तरक्की पर कुछ पाबंदियां कबूल कर लेगा, यानी एटमी प्रोग्रेस के ऊपर, मजीद जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर। उन्होंने साथ साथ कहा है कि 1 to 1 और मुनसिफाना मुआहदा होना चाहिए। तेहरान महदूद मुद्दत के लिए एटमी तरक्की पर कुछ पाबंदियां
बंदियाँ कबूल करने पर तैयार है। ये फ़ारसी में इंटरव्यू था, मैंने इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया है तो कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। ऑनलाइन ही ट्रांसलेशन मैंने इस्तेमाल की है लेकिन ये बात कन्फर्म है, इसकी जो असल मंदरजात हैं वो वाइडली रिपोर्टेड हैं, वो सिर्फ फ़ारसी में नहीं है। मैं क्योंकि ओरिजिनल सोर्स से उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा था, तो वो जो इस तरह के अल्फाज हैं कि वो यूरेनियम अफजूदगी की जगह उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम या न्यूक्लियर प्रोग्राम की एडवांसमेंट, तो उसको उन्होंने कहा न्यूक्लियर तरक्की या एटमी तरक्की, लेकिन हकीकत जो खबर है वो बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने साथ साथ कहा कि ईरान अफजूदगी की सलाहियत और हदूद में लचक दिखा सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में अफजूदगी रोकने पर रजामंद नहीं हो सकता। ये हमारे लिए ज़रूरी है और हमें खोखले वादों के बजाय अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। बात बिल्कुल सादा और वाज़ेह है। अगर अमेरिका सिफर अफजूदगी पर इसरार करता है तो फिर हमें हमारे दरमियान कोई मुआहदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का ढोंग रचाने और हमें धोखा देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ज़ोर दिया कि अमेरिका को वाज़ेह करना होगा कि क्या वो वाक़ई एक वन टू वन मुज़ाकरा चाहता है या अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने का इरादा रखता है। मगर इसमें जो सिग्निफिकेंट बात है वो ये है कि ये खबर मुझे अपने कोई मखसूस ज़राए से नहीं मिली, ऑनलाइन अवेलेबल है। मगर मेरी तवज्जो इसकी तरफ गई एक रशियन अनोनिमस अकाउंट जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत एक्टिव है और जेन्युइनली रशियन है। आई बीन फॉलोइंग दीज सम ऑफ दीज अकाउंट्स, रशियंस के, चाइनीज़ के, क्योंकि इनके जो पॉलिटिकल अकाउंट्स होते हैं तो उनको देख के बड़ा मज़ा आता है। उनकी उनकी किस तरह की ग्लोबल जो आपस में इख्तलाफात और सोच जो होती है उसको मॉनिटर करने के लिए, तो मैंने उसमें देखा कि वहाँ पर ईरान को गालियाँ दी जा रही थी। ईरान के इस जो नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी अमूर हैं रवांची साहब, इनको इनकी ऐसी की तैसी की जा रही थी, बड़ी गंदी-गंदी गालियाँ दे रहे थे और उनका ये कहना था कि ये हमेशा अमेरिका के जो है वो तलवे चाटने के लिए पहुँच जाते हैं। अमेरिका से ही मार खाते हैं और फिर अमेरिका ही के पास जो है वो दोबारा जाते हैं, क्योंकि इनको वेस्टर्न जो एक शौक है एक वैलिडेशन का, वो इनका किसी सूरत ख़त्म नहीं हो रहा। ये इनको ऑफ़र किया था रशिया ने कि हम आपकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको इम्प्रूव करने के जो ऑफ़र की थी उन्होंने। साथ-साथ चाइना ने इनको ऑफ़र की थी कि हम आपको एयरफ़ोर्स जो है वो उसको आपको रैंप अप कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ईरान के पास पैसे कोई नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि रशियन और चाइनीज़ जो वेपनरी है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो। अफोर्डेबिलिटी इशू नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा और ये पुतिन ने खुद कहा था कि ईरान का कहना था कि हमें अपनी सॉवरेंटी जो है वो हमें अपनी इंडिपेंडेंस जो है उसको बरकरार रखना है। तो वो जो इंडिपेंडेंस है वो उसने बुरी तरह से हिट ली और अब एक मर्तबा फिर वो रशिया के और चाइना के एम्बिट से बाहर निकल कर अमेरिका की गोद में बैठने के लिए तैयार है। तो मेरा ख्याल है कि ईरान स्टिल हैज़न्ट लर्न्ड इट्स लेसन्स एंड आई डोंट थिंक इट विल एवर लर्न। अगर अभी भी इतनी मार खाने के बाद, इतना नुकसान करवाने के बाद, सारी मिलिट्री लीडरशिप मरवाने के बाद और जंग में अपना ठीक-ठाक नुकसान करवा लेने के बाद भी अगर वो समझते हैं कि अमेरिका ही के आस्ताने पर हाज़िरी देने से, उनके ही मज़ार पे जो है वो कोई फूल चढ़ाने से उनको कुछ मिलेगा, तो फ़बिहा। अली वारसी को फ़िलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।